आवाज आ रही है? सतनाम, लक्ष्यप्रीत, पुलकिता, राधिका, युवराज। ये भाई ऑनलाइन क्यों तुम लोग? युवराज, अंशुल, लक्ष्यप्रीत। राधिका लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी, वीडियो देखी है? सर पूरी नहीं देखी, थोड़ी सी रह गई थी। इसे कैसे समझ में आएगा थोड़ी सी देखकर? जल्दी से प्रोडक्ट टेबल बना रहे हो तो मैं स्टार्ट करूं क्लास? सब ऑनलाइन बैठे हैं, डांट ज्यादा पड़ गई गलती से। ईवी में कन्वर्ट करके बोल दिया बस 2.18 को। ईवी में लिख दिया ना बस। तो हम लोग ईवी से, अगर हम जूल से ईवी में कन्वर्ट करेंगे तो याद कर, डिवाइड करते थे 1.6 इंटू 10⁻19 से। कर ले, तेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये -2 पाई स्क्वायर m पावर 4 अपॉन n स्क्वायर x स्क्वायर माइनस -2 पाई स्क्वायर। वो कैलकुलेट करके वो उसने 2 उसमें ले लिया ना ईवी में, उसी में आता है। छोड़, 2 जोन सा लिया होगा वो, कैलोरीज में लिया होगा। हाँ मुझे पता है तेरा। भेज दियो स्क्रीनशॉट, मेरे को बता दूंगा। चलिए सर, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज मिस नहीं करनी। और कह सकते हैं ये पूरे चैप्टर के बड़े इंपॉर्टेंट से टॉपिक हैं। हमारे पास वर्ड है आयोनाइजेशन, इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। पॉइंट आया सर ये वर्ड इंथैल्पी क्या है? मैं यहां पर वर्ड इंथैल्पी समझाऊं तो इंथैल्पी इज द रिजल्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी given or released at constant pressure। देखो, दो वर्ड्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंटली समझाने हैं। सबसे पहला वर्ड है रिजल्टेंट अमाउंट और दूसरा वर्ड है कांस्टेंट प्रेशर। समझना ध्यान से। मैं यहां पर
एक मैच बॉक्स लेता हूं, कुछ ऐसा होता है, मैच लेता हूं, मैच स्टिक, इसको इस पे स्ट्राइक करता हूं, पहली बार स्ट्राइक करा शौर्य, दूसरी बार स्ट्राइक करा, तीसरी बार स्ट्राइक करा, मैच स्टिक जल ही नहीं रही है। अभी तक सिर्फ क्या हो रहा है, मैं एफर्ट दे रहा हूं। सपोज मैं अपने एफर्ट को काउंट करूं, सर पहली बार आपने 5 का एफर्ट दिया, फिर 5 का एफर्ट दिया, फिर 5 का एफर्ट दिया, आपकी मैच स्टिक नहीं जली। चौथे केस में सुहानी में 10 का एफर्ट देता हूं, और जैसे ही मैं 10 का एफर्ट देता हूं वो मैच स्टिक जल जाती है। कुबेर सर्दियों का टाइम था, मुझे ठंड लग रही थी, मैंने मैच स्टिक रखी और हाथ वाथ सेके, गर्मी आ रही है, उसमें से हीट लाइट सब कुछ निकल रहा है। उसने बदले में 100 यूनिट की एनर्जी रिलीज कर दी। उस प्रोसेस को जो मैं एनर्जी दे रहा था मैंने एंडोथर्मिक माना, तभी पॉजिटिव साइन लगाया, और बदले में उसने मुझे एनर्जी दी, तो उस प्रोसेस को मैंने क्या बोला, देने और रिलीज होने में एक रिजल्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी इनका रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, -100 प्लस ये सब कुछ, यानी 25। तो माइनस क्या आया, आप क्या बोलेंगे, सर रिजल्टेंट 75 अमाउंट की एनर्जी रिलीज हुई। मैंने कहा रिलीज तो उसने 100 की करी थी, आपने कहा सर 25 अमाउंट की एनर्जी उसको जलाने के लिए आपने लगाई ना, तो बदले में ही अब बचा हुआ अमाउंट कितना बचा, 75 का। दोबारा से बात करते हैं, मैंने सपोज गुरमन को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10 रुपए दिए, कहता है इतने सारे कैसे, इससे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं, तो 10 रुपए दिए, कहता सर थोड़े कम पड़ रहे हैं, मैंने 90 रुपए और दे दिए, कहता अभी भी कम पड़ रहे हैं, मैंने 100 रुपए और दे दिए। ये मैं पैसे दे रहा हूं, 10 15 20 साल बाद मैं पूछूं भाई कोई रिटर्न है, तो कहता हाँ जी सर, आप मेरे से 1000 रुपए ले जाओ। तो मैं क्या बोलूंगा, सर 200 रुपए देकर मुझे कितने रुपए वापस मिले, तो रिजल्टेंट मेरे पास कितने आए, आप बोलेंगे रिजल्टेंट 800 का क्या है, प्रॉफिट, पक्का। अब सुनना, एक प्रोसेस में एक से ज्यादा चीजें एनर्जी कंट्रीब्यूट भी कर सकती हैं और इवॉल्व भी करवा सकती हैं। अगर एक प्रोसेस में एक से ज्यादा चीजें एनर्जी कंट्रीब्यूट या इवॉल्व करवाएं, अगर मैं उसका रिजल्टेंट निकालता हूं, अगर मैं उसका रिजल्टेंट निकालता हूं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो उस रिजल्टेंट वैल्यू को क्या बोलते हैं, सपोज ये एनर्जी देना लेना कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा था, तो मेरे लिए 75 अमाउंट रेफर्स टू एज एंथैल्पी। मेरे लिए ये एनर्जी गेन हुई और ये एनर्जी रिलीज हुई, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बना, 75। अब वो एनर्जी रिलीज की भी हो सकती है और गेन की भी। सपोज मैंने यहां पर इसको जब 200 रुपए दिए थे, ये कहता सर जी लॉस हो गया, वो तो कंपनी कब की मैंने बंद कर दी, अब तो कोई पैसा ही नहीं मिलने वाला, तो मैं बोलता इसका रिजल्टेंट कितना था, 200, जो कि मैंने दिया है या ना, और आज क्या रिजल्टेंट है, 800 जो मैंने लिया। सिमिलरली जब एक प्रोसेस में एक से ज्यादा चीजें एनर्जी कंट्रीब्यूट करें या रिलीज करें, उनके रिजल्टेंट अमाउंट को कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, पक्का बात समझ में आती है। अब पॉइंट आता है सर कांस्टेंट प्रेशर पे कैसे कंसीडर करें। मैं आपके सामने घर में खाना बनने का प्रोसेस देखा, किसी ने शायद देखा हो, कभी बोला गया हो, बार बार गेम खेल रहा है, इससे अच्छा जाकर किचन में प्रेशर कुकर बंद कर दे, या चल चाय ही देख ले और इसको सर्व कर दियो जो मेहमान आए हुए हैं। ऐसा तो कुछ यूजुअली होता है ना, घरों में बातचीत होती है। तो पहली चीज, हम जब चाय बनाने की बात करते हैं और हम जब प्रेशर कुकर लेते हैं जिसके ऊपर एक विसल भी लगी होती है,
ठीक है, ड्राइंग में एडजस्ट करना। पहला केस चलो मैं प्रेशर कुकर का लेता हूं। आप क्या करते हो, इसके अंदर चावल डाल दिए, पानी डाल दिया, कोई मसाले वगैरह डाल दिए, वगैरह वगैरह, और उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। कंटेनर को जैसे ही आपने बंद करा, क्या कंटेनर की वॉल्यूम बढ़ेगी? क्या कंटेनर की वॉल्यूम कम हो जाएगी? इस टाइम पर प्रोसेस किस पर हो रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम। अब प्रोसेस किसका हो रहा है? चावल बनने का। उसके लिए आप स्टोव जलाते हो, तो मैं बोल सकता हूं दिस हीट इज गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पक्का? अब जरा ऊपर वाले एग्जांपल में आते हैं। आप जब भी चाय बनाते हो, अगर किसी ने बनाई हो आई होप, तो चाय ओपन कंटेनर में बनती है, ठीक है ना? जैसी भी बनाई हो, डिजास्टर्स बनाई हो, नहीं भी बनाई तो एक बार बनाना अंडर सुपरविजन, पता चले चाय बनाने जाओ तो कुछ और ही हो जाए। हाँ, तो यहां पर चाय बनाने के लिए ओपन कंटेनर लिया, उसमें हमने दूध डाला, चीनी डाली, नमक डाला, मिर्च डाली, पुदीना डाला, और चाय पत्ती डाली, वगैरह वगैरह, जो भी आपका अपने हिसाब से फ्लेवर है। आप इसको हीट करते हो, कंटेनर ओपन है। ओपन कंटेनर का मतलब क्या है? चाय कितना भी ऊपर जा सकती है, कितना भी नीचे आ सकती है। यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं। आपने अगर थोड़ा सा भी चाय बनने का लास्ट का प्रोसेस देखा हो, तो चाय बोलते हैं बॉयल हुई। चाय इतनी सी, इतनी लेयर थी और ऊपर तक आ गई, आती है। फिर आप क्या करते हैं? लो करते हैं, नीचे आ जाती है। फिर दोबारा से हाई करते हैं, ऊपर आती है। मैंने 2-4 बार खेला और फिर मुझे डांट पड़ी, मैंने कभी भी नहीं करा ऐसा। तो वो नीचे आई और आपने स्टोव बंद करा और चाय को सर्विंग पे लगा दिया। ये चाय जो ऊपर तक एक्सपैंड कर रही है, एक्सपैंड करने का मतलब ही क्या है? वॉल्यूम चेंज कर रही है। पता है वॉल्यूम क्यों चेंज कर रही है? क्योंकि ओपन कंटेनर में एनवायरमेंट का जो प्रेशर है और आपके जो कंटेनर में प्रेशर है, वो क्या रह सके? सेम रह सके। तो चाय बनने का प्रोसेस ओपन कंटेनर में एक प्रोसेस है जो किस पर हो रहा है? कांस्टेंट प्रेशर पर। और वही प्रेशर कुकर के अंदर जो सामान बन रहा है, वो कौन से वाले पे हो रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। आगे चलकर इसी प्रेशर कुकर को हम नाम देते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। और न कह रहा क्यों सर, फट जाएगा इसलिए? ठीक है, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर जनरली क्लोज वेसल, जिसके अंदर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रख सको। वहीं पर ये ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं। तो मैं यहां पर वो, हाँ नहीं, प्रेशर कांस्टेंट। तो मेरे लिए यहां पर मैं आज उन प्रोसेस की बात करने जा रहा हूं जिन प्रोसेस के अंदर प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। और यहां पर मैं टर्म इस्तेमाल करने जा रहा हूं, कौन सी? एंथैल्पी। बात को समझिएगा, एक बहुत बेसिक से एग्जांपल में बात करते हैं। सपोज गुरमन और गुरियश में फाइट हो जाए, ठीक है? गुरमन को गुस्सा आया, गुरमन ने एक स्लैप मारा। इसके एक स्लैप के अंदर 5 अमाउंट की एनर्जी रिलीज हुई। गुरियश कहता है चल कोई बात नहीं। फिर एक और मारा, 10 अमाउंट की एनर्जी। फिर एक और मारा, 15 अमाउंट की एनर्जी। अब गुरियश को गुस्सा आया, इसे जोर से लगाया और 100 अमाउंट की एनर्जी गई। तो रिजल्टेंट अमाउंट की एनर्जी कितनी गुरियश से गुरमन की तरफ गई? सर 100 माइनस शायद 15, यही था। तो गुरियश के लिए एनर्जी जा रही है। पहली बात, रिजल्टेंट वर्ड लगा, क्यों? क्योंकि आप एक से ज्यादा एनर्जी को एक साथ जोड़कर बता रहे हो। दूसरा, ये एनर्जी गुरियश से जा रही है, तो गुरियश के लिए एक्सोथर्मिक और गुरमन के लिए एंडोथर्मिक। बात समझ में आती है? अगर मैं गुरियश के रेफरेंस पे बोलूंगा तो एक्सोथर्मिक में कौन सा साइन लगाऊंगा? नेगेटिव। और अगर मैं गुरमन के रेफरेंस पे बोलूंगा तो साइन कौन सा लगाऊंगा? पॉजिटिव। यहां पर हम कभी भी वर्ड इंथैल्पी, देखो मैं दोबारा से इंथैल्पी की बात कर रहा हूं, कभी भी वर्ड इंथैल्पी पढ़ेंगे तो इसका सिंबल होता है H। ये H पॉजिटिव भी हो सकता है, और जब पॉजिटिव होगा तो रिजल्टेंट विल बी एंडोथर्मिक, और नेगेटिव होगा तो रिजल्टेंट विल बी एक्सोथर्मिक। अब ये रिजल्टेंट एक या एक से ज्यादा के कंट्रीब्यूशन से आया। मान लेते हैं आदर्श की बात करें,
गुरियश ने गुस्से में जो गुरमन को मारा था, आदर्श को भी 2 लगा दिए 100 अमाउंट के। अब प्रोसेस तो सिंगल डायरेक्शन में हुआ, लेकिन समझाने के लिए मैं बोल सकता हूं, या रिजल्टेंट बनाने के लिए मैं बोल सकता हूं, 200 अमाउंट की एनर्जी गुरियश से गई आदर्श की तरफ, और बदले में 0 अमाउंट की एनर्जी आदर्श से आई गुरियश की तरफ। तो रिजल्टेंट क्या बना? 200। यानी अगर एक प्रोसेस में एक ही एनर्जी कंट्रीब्यूटर हो या एक ही एनर्जी लेने वाला हो, तो भी मैं उसको रिजल्टेंट बोल सकता हूं। वो रिजल्टेंट क्या हो गया? एक का देना या लेना, और बाकी सबका 0 देना या लेना। बात समझते हो? क्लियर है इतनी बात? अल्टीमेटली इंथैल्पी टर्म जहां लिखा जाएगा, इसका मतलब है रिजल्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ रहे हो? यानी हम जिस भी प्रोसेस के नाम के आगे एंथैल्पी लगा देंगे, हम उस प्रोसेस में मिलने या रिलीज होने वाली एनर्जी की बात कर रहे हैं, रिजल्टेंट अमाउंट की एनर्जी की बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर। बात समझ में आती है? केमिस्ट्री में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। 9th में चले जाएं, सर मेल्टिंग एक प्रोसेस था, बॉइलिंग एक प्रोसेस था, उसी तरह से सॉलिडिफिकेशन एक प्रोसेस था, किसी सब्सटेंस को डायरेक्टली सॉलिड से गैस ले आओ, सब्लिमेशन एक प्रोसेस था। तो इन सब प्रोसेस को अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे कर दूंगा, तो वहां पर भी मैं वर्ड क्या इस्तेमाल करूंगा? एंथैल्पी। तो इतने सारे प्रोसेस में से आज मैं 2 प्रोसेस समझूंगा जो मेरे पीरियोडिक टेबल को सपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लिखिए एंथैल्पी। जीटीवी वालों, तुम्हारा कोई पेपर है? कोई पेपर टेस्ट है कल? टेस्ट है कोई पेपर वगैरह? ये जनता आपकी ऑनलाइन लेना है। देखो, enthalpy is the resultant amount of energy, given ना लिखो gained और released at constant pressure। इतनी जल्दी कैसे? at constant pressure। तूने तो वो करने हैं ना क्वेश्चंस, चैप्टर 1 के शुरू हो जाओ। at constant pressure, it is denoted by H, प्लीज कैपिटल H है, where it may be positive or negative, it may be positive or negative। Next point, concerned to this chapter, we will study two enthalpies। बोर्ड पर लिखा है, जल्दी से कॉपी कर रहे हो। सबस्क्रिप्ट यानी पैरों के पास जो लिखा हुआ होता है, वो आपको नोटेशन दे रहा है कि आप कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हो, बिना देखे क्वेश्चन सुने। फर्स्ट से एनसीईआरटी पहले पूरी। Like us logic के लिए
क्या? स्मॉल चेंज के लिए है हाँ, डेल्टा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलिए प्लीज, अब एक एक करके जरा बात करते हैं। अभी पहले हम लोग डेफिनेशन समझेंगे दोनों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब पॉइंट आता है सर, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी है क्या? पहले लैंग्वेज लिखते हैं। इट इज द रिजल्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी required by 1 mole of atoms in gaseous isolated state so as to lose an electron। देखो इसमें बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं, इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, क्या हमें रिजल्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दोबारा डिस्कस करने की जरूरत है? दूसरा वर्ड इसने क्या लिखा है? रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड। हम दो वर्ड्स लिखते हैं, गेन्ड और रिलीज्ड, या रिक्वायर्ड और रिलीज्ड। वर्ड रिक्वायर्ड का मतलब होता है मुझे जरूरत है, और रिलीज का मतलब है मैं आपको दे रहा हूं। जब मुझे जरूरत है तो प्रोसेस क्या रहेगा? एंडोथर्मिक। तो यहां पर ये बात को हमेशा गौर करना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। क्यों? उसका आंसर मैं दूंगा। इसके बाद बाय 1 मोल ऑफ एटम्स। देखो हमें क्वांटिटी डिफाइन होती है तो हम कंपेयर कर सकते हैं, और हमें केमिस्ट्री ने कहा स्टैंडर्ड क्वांटिटी हर बार कंपैरिजन में 1 मोल ले लो। यानी अगर मैं सपोज किसी की आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसी दूसरे की आयोनाइजेशन एंथैल्पी के साथ कंपेयर कर रहा हूं, तो मैं एक एक एटम पे तो एनर्जी नहीं लगा सकता, एटम बहुत छोटा एंटिटी है। तो मैं शायद उसके एक एक मोल पर लगाऊंगा जिससे कि मैं उन दोनों को कंपेयर कर सकूं। तो स्टैंडर्ड लगा दिया क्या? 1 मोल एटम। इसके बाद लिखा है गैसियस आइसोलेटेड स्टेट। अब ये क्या है? हमारे लिए किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन लूज या इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है, तो इसका यह मतलब नहीं कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट पर होगा, कोई सॉलिड स्टेट पर होगा या लिक्विड स्टेट पर होगा। कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज या गेन सॉलिड और लिक्विड स्टेट पे नहीं कर सकता, वो हमेशा करेगा गैसियस स्टेट। अब आदर्श एक सॉलिड सोडियम लेकर आया, उस पर एनर्जी लगाने लगा, सपोज वो Na+ बन गया। तो आदर्श यहां पर आप कहोगे सर मैंने तो सॉलिड सब्सटेंस से Na+ बना दिया। ऐसा नहीं हुआ है। आपने जो एनर्जी लगाई है, पहले सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए काम आई, फिर फर्दर एनर्जी उस गैसियस स्टेट के एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए काम आई। मुझे उस एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है जो एनर्जी सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैसेस जाने में लगी, वो एनर्जी किसी और प्रोसेस की है। मेरा सिर्फ लेना देना है किसी एटम के गैसियस स्टेट से उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में लगने वाली एनर्जी से। यानी हम कभी भी इलेक्ट्रॉन निकालना, अभी पता चलेगा कौन इलेक्ट्रॉन निकालता है कौन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कभी भी हम इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉन लूज गैसियस स्टेट पे कर सकते हैं। उससे पहले कोई भी स्टेट है तो हमें कौन सी स्टेट पर आना पड़ेगा? गैसियस। उसको गैसियस तक लाने के लिए कोई भी प्रोसेस लगा है, वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का हिस्सा नहीं। मान लेते हैं मैं गुरियश को कहता हूं कि जाकर 3rd फ्लोर से या 1st फ्लोर से 3rd फ्लोर तक 2
कंटेनर लिया, अब ये बाय चांस गलती से नीचे चला गया, मुझे फोन करा ग्राउंड फ्लोर पे, सर यहाँ पे तो कंटेनर ही नहीं है। मैंने कहा कौन से फ्लोर पे खड़ा है? कहता फर्स्ट फ्लोर पर। फिर ऊपर आया, कंटेनर उठाए, थर्ड फ्लोर पे रखे। मैंने कहा कितने पैसे हुए? कहता सर 100 रुपए दे दो, खा पी आऊंगा। मैंने कहा किस बात के? तू तो अभी तक जब मेरा कोई काम करता था फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर सामान लाने की तो 50 रुपए लेता था। कहता सर आज मैं नीचे भी तो चला गया, मैं क्या कहूंगा? वो मेरा कंसर्न नहीं। मेरा कंसर्न सिर्फ क्या है? उस प्रोसेस का जिस प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर मैं आयोनाइजेशन के प्रोसेस की बात करूंगा तो मेरा कंसर्न है कि एटम सिर्फ कौन सी स्टेट पर होना चाहिए? गैसियस स्टेट पर। उससे पहले कौन सी भी स्टेट पर है, वो कंपाउंड बना हुआ है, वो मॉलिक्यूल बना हुआ है, वो एलिमेंटल स्टेट पर है, मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे वो एटम को गैसियस स्टेट पे ला दो, 1 मोल ला दो, उन 1 मोल से अगर मैं इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए कोई रिजल्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लगाऊंगा तो उस एनर्जी का नाम क्या होगा? आयनाइजेशन। यानी ये वो एनर्जी है जो किसी से इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए लगती है, लेकिन कितनी एंटिटी पर? 1 मोल पर। और कौन सी स्टेट में? गैसियस आइसोलेटेड स्टेट पर। हो सकता है इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त एक से ज्यादा प्रोसेस लग रहे हो, इसलिए हमने क्या नाम दिया? रिजल्टेंट अमाउंट। बात समझ में आ रही है? तो रिजल्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय 1 मोल ऑफ एन एटम इन गैसियस आइसोलेटेड स्टेट so as to lose an electron refers to as ionization। सिंपल सी बात है भैया, इलेक्ट्रॉन निकालने पर हम क्या हो जाएंगे? आयन बन जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे, इसलिए कौन सी एनर्जी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पक्का बात समझ में आती है? अब यहां पर सपोज मैं किसी एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालूं तो ये कहलाएगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसी एटम से उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूं तो ये कहलाएगी उसी एटम की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसी एटम से मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालूं तो ये कहलाएगी उसी एटम की थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको बेटा मैं ऐसे लिखूं या सिंपली फर्स्ट आईई लिखूं, सेकेंड आईई लिखूं, थर्ड आईई लिखूं? ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आर successive ionization enthalpy of A, where 1 is first ionization enthalpy, 2 is second ionization enthalpy, 3 is मैं सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करवा रहा हूं, उसकी सिर्फ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है। लेकिन मैं मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवा रहा हूं तो पहला लूज करवाने में फर्स्ट और दूसरा लूज करवाने में, ऐसे ही एल्यूमिनियम से मैं 3 इलेक्ट्रॉन लूज करवाऊं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये तीनों आपस में कहलाएंगे सक्सेसिव। रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 आर सक्सेसिव टू ईच अदर। समझ रहे हो ना? एक के अगला दूसरा, दूसरे से अगला तीसरा। और इसी तरह से अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो नाम क्या पड़ जाता है? टोटल आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी सम ऑफ ऑल आयनाइजेशन एंथैल्पी। आज 3 की बात कर रहे हैं तो 3 का सम, 4 की बात करते तो 4 का सम, 2 की बात करते तो 2 का सम। इसी तरीके से नेक्स्ट आया एवरेज। तो सर टोटल आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सक्सेशंस, यानी सर अगर आज आप 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की बात कर रहे हो तो टोटल डिवाइडेड बाय 3, 2 की बात कर रहे हो तो टोटल डिवाइडेड बाय, गुड मॉर्निंग, 2 की बात कर रहे हो तो टोटल डिवाइडेड बाय 2, 1 की बात कर रहे हो तो डिवाइड बाय 1। तो नाम में पहला इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पहला लूज करने के लिए फर्स्ट, दूसरा लूज करने के लिए सेकंड, तीसरा लूज करने के लिए, तीनों का सम कर दूं या चारों का सम कर दूं या सबका सम कर दूं तो टोटल, ये आपस में क्या है? सक्सेसिव। टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सक्सेशन क्या? एवरेज। कॉपी करिए।
पुलकिता बेटा एक बार ना प्लीज क्लास के बाद कॉल करना, बात करनी है वरना डेविएट हो जाओगे बेटा। हाँ माता जी, पीछे देखने का क्या फायदा, छोड़ दे इसको। बता, अभी पहुंचो तो सही कंसंट्रेशन पे। कब है पेपर? मंडे। मंडे तक पानी मत पियो, सारी कंसंट्रेशन डाइल्यूट हो जाएगी। बहुत वियर्ड था, चल अब तो पढ़। पहले एक बार फॉर्मूलाज रिवाइज कर ले, सारे सारे के सारे लॉज एक बार लर्न कर ले, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आ जाइए। सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन। देख लिया सबने? अब देखो बेटा, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखना बेटा ध्यान से, आई होप सबको रिजल्टेंट अमाउंट से बातचीत क्लियर है। दूसरा वर्ड क्या आ रहा है? रिक्वायर्ड और, अब रिक्वायर्ड और रिलीज्ड का मतलब है इट कैन बी एंडो एज वेल एज, यानी डेल्टा एच ईजीई पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। फिर दोबारा से 1 मोल की क्वांटिटी गैसियस स्टेट, आई होप क्लियर है कि हम बातचीत किस पे कर रहे हैं? गैसियस स्टेट एटम, यानी एक एक एटम पर क्या करने के लिए? गेन एन इलेक्ट्रॉन। वहां पर क्या था? लूज एन इलेक्ट्रॉन। यानी अगर मैं ए गैसियस से ए माइनस बन जाऊं तो मेरे लिए डेल्टा एच ईजीई 1 या 1 ईजी बोल सकता हूं। ऐसे ही ए प्लस एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो A2+, यहां पर हो जाएगा डेल्टा एच ईजीई 2 या
सेकेंड। इसी तरह से A2+ एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो A3+ डेल्टा H EgE3 या 3 Eg। अब आपके लिए ये 1 2 3 आर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसी तरह से 1 + 2 + 3 टोटल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वहीं पर एवरेज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 + 2 + 3। यहां चलो 1 + 2 + 3 ना लिखकर मैं टोटल लिख दूं ना, ये हुआ टोटल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपॉन में नंबर ऑफ सक्सेशंस। आया ना। अब एक छोटी सी चीज को और समझना, पीछे भी बेशक लिख सकते हो, एवरेज ionization enthalpy or electron gain enthalpy can also be written as mean ionization enthalpy or electron gain enthalpy। पक्का? जल्दी से कॉपी कर रहे हो फिर बात करें। एक्सक्यूज मी लिख सर। लिख। हाँ जी बेटा। सर जब ए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो A- बन जाएगा, फिर उसके बाद A+ क्यों लिखा है? जब अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैंने जल्दबाजी में फ्लो में लिख दिया। शुक्रिया। ठीक है। सब अर्नब की तरह मीन जल्दी से प्लीज। लिख लिया? जल्दी से जिस जिसने लिख लिया है एक बार जरा पुराना मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरा रीड कर रहा है दोबारा से। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि सर ये यूज कहाँ आएगा, तो अगर आप लोग किसी दो एटम्स को रिएक्ट कराने जा रहे हो और मान लो उनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बनना है, कोई आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा तो आपको एफर्ट ज्यादा देना पड़ेगा उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, कम?
कम, आसानी से लूज कर रहा है तो वहां पर लगने वाली एनर्जी क्या होगी, कम। ऐसे कोई आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसको भी लगने वाला एफर्ट क्या होगा, कम। तो दो चीजें आसानी से रिएक्ट कर देंगी, लेकिन अगर लगने वाली एनर्जी ज्यादा होगी तो शायद वो आपस में रिएक्ट ना कर पाए। तो वो सारा कॉन्सेप्ट है। सारे पोस्टुलेट्स। जल्दी से प्लीज रीड कर लो, स्क्रॉल कर रहा हूं। टर्म सेम ही है, वहां पर भी टोटल, यहां पर भी टोटल, वहां पर सक्सेसिव, यहां पर सक्सेसिव, वहां पर मीन, यहां पर मीन सेम है। सिर्फ प्रोसेस में ध्यान देना है, बहुत कुछ है इसमें। रीड कर लो सबने। क्लियर है, पक्का। अब देखो, हम लोगों ने वर्ड रिजल्टेंट लिखा, तो रिजल्टेंट लिखने का साफ साफ मीनिंग है सर कहीं ना कहीं एक से ज्यादा प्रोसेस काम में आ रहे हो। तो हम पहले जरा वो प्रोसेस समझते हैं जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी में कंट्रीब्यूट करेंगे। ध्यान से देखना। फर्स्ट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। पहला प्रोसेस, आप किसी इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल रहे हो तो डेफिनेटली उसको पकड़कर, उसको एनर्जी देकर बाहर करोगे, इंफिनिटी तक पहुंचाओगे। यानी उसको पकड़कर जो बाहर फेंकना है या निकालना है, आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पहला प्रोसेस या पहला कंट्रीब्यूट करने वाला प्रोसेस हमारे लिए है एंडोथर्मिक। मुझे नहीं पता ज्यादा अमाउंट की एनर्जी लगेगी या कम लगेगी, लेकिन लगेगी
इसका मतलब उसके लिए क्या है, गेन करना, इसलिए क्या है, पॉजिटिव। दूसरा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इफ इंक्रीज एनर्जी इज रिलीज्ड। अब क्योंकि वर्ड रिलीज लिखा है तो साइन क्या, आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, अभी मुझे नहीं पता ऐसा होगा या नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ गई। दो इलेक्ट्रॉन शायद एक दूसरे के पास आए और क्या बढ़ गई, रिपल्शन। और जैसे ही रिपल्शन बढ़ेगी दे विल लूज एनर्जी, और वो लूज इन एनर्जी कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक। थर्ड पॉइंट, एलिमेंट्स of period 2 may require some energy to stabilize। और जब आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है तो साइन क्या होगा, ये तीन प्रोसेस हैं जिसकी वजह से आप या तो एनर्जी दोगे या तो लोगे। अब हमने तो पहले से ही पढ़ रखा है सर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। तो इन तीनों का सम हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। अभी पता चलेगा कैसे ये हमेशा सम पॉजिटिव रहेगा, उसका आंसर भी मैं ही दूंगा। लेकिन अभी पहले समझ रहे हैं कौन सी वो एनर्जी है जो कंट्रीब्यूट करके पूरी की पूरी रिजल्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी एंथैल्पी बनाती है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर लें, ये बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है और, अब सबसे पहला, एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, वर्ड रिक्वायर्ड लगा तो साइन। दूसरा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इफ इंक्रीज एनर्जी इज रिलीज्ड, तो साइन क्या लगा। तीसरा, पीरियड 2 एलिमेंट्स may require some energy to stabilize, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव। तो तीनों का सम अगर एंडोथर्मिक होगा तो पॉजिटिव और एक्सोथर्मिक होगा तो पता। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेकर इन बातचीत को समझेंगे, कॉपी करिए जरा। देखो मैं दोनों चीजें साथ साथ लेकर चल रहा हूं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ट्रेंड मतलब इसका अगला जो सा पॉइंट आएगा उसमें पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझाऊंगा, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन। याद कर, कैल्शियम कार्बोनेट किसी एलिमेंट को बोला है, किसी सब्सटेंस को बोला आपने, तो उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो चाहे इंडिया से लाऊं या चाइना से लाऊं, लैब में बनाऊं या नेचर से लाऊं, सबकी कॉम्पोजिशन क्या रहेगी, सेम। आ गया याद। एग्जाम्पल साथ में याद करना मैडम, अभी तो बुक बोली थी, मैंने क्लास में करवाए थे। आज के दिन का तेरा सिर्फ छोटा सा काम है, हाँ तशरीफ, सारे लॉज लर्न एंड रिवाइज, साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके सारे क्वेश्चंस कर लिया था या नहीं करा था, तेरे सिलेबस में आ रहा है ना, तो बस। क्लियर है।
कर दो स्क्रॉल। चलो देखते हैं। चलो दो छोटे छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं, इधर देखना प्लीज। मैं आपके सामने Na लेता हूं। सबको पता है Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, सर जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, जनरली वही इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात करेगा, उसी को हम आसानी से आयोनाइज करवा पाएंगे। इधर देखना प्लीज बोर्ड पर। अगर Na अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बनता है? 2,0 लिख लूं? पक्का? ध्यान से बात को समझना। आपने चाहे इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है चाहे गेन करवाना है, आपका एफर्ट तो लगेगा। पहला अमाउंट ऑफ एनर्जी तो हमेशा लगनी लगनी है, यानी मेरे लिए पॉजिटिव ऑफ 1 अब कम लगेगी या ज्यादा लगेगी बाद में देखेंगे जब कंपेयर करेंगे, अभी तो लग रही है। खैर दूसरी एनर्जी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इफ इंक्रीज। आप जब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, बात को समझना, आउटर मोस्ट शेल में मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, 4 की बजाय कितने हो गए? फिर एक निकाला, फिर एक निकाला, फिर एक निकाला। बात को समझिएगा। मान लेते हैं पुराने जमाने की तरीके से हमारा जो सा आउटर मोस्ट शेल है वो सर्कल है, उस सर्कल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो शायद जो डिस्टेंस होगा वो 2πr डिवाइडेड बाय 6 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में। सरकमफ्रेंस होती है 2πr, उसको 6 हिस्सों में डिवाइड कर लूं तो 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस होगा, हाँ या ना? बाद में देख लेना सर। हाँ डिस्टेंस होगा। अब मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो वो हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाय, फिर एक निकाल लूं तो 2πr डिवाइडेड बाय, फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकालूं तो 2πr डिवाइडेड बाय। ये डिस्टेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ेगा ना? जहां 4 लोग सर्कल में खड़े हुए थे एक दूसरे के हाथ पकड़ सकते थे, अब 3 हो गए तो हाथ दूर दूर हो गए, और 2 हो गए तो बहुत ही दूर दूर हो गए, यानी डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज? इंक्रीज। और जब डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो रिपल्शन इंक्रीज करेगी या डिक्रीज? डिक्रीज। दूर हो गए तो रिपल्शन कम हो गई। अब जब रिपल्शन डिक्रीज करेगी, देखो इलेक्ट्रॉन लूज करने पर रिपल्शन ने डिक्रीज करना है, तो जब रिपल्शन इंक्रीज नहीं कर रही तो एनर्जी रिलीज भी नहीं होगी, यानी सेकंड मैग्नीट्यूड को क्या लिखूं? 0, हाँ या ना? पक्का? अब मान लेते हैं हमारा एलिमेंट पीरियड 2 का है ही नहीं, तो थर्ड वाले की बात नहीं कर सकते। सिर्फ किसके लिए बोला है? चलो पीरियड 2 भी ले लो, तो भी एनर्जी तो चाहिए ही, एंडोथर्मिक ही है, तो भी हमारे को थर्ड को क्या करना पड़ेगा? सम। 2 पॉजिटिव और एक 0 का सम हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव कंपोनेंट है? नहीं है। मैं दोबारा से बोल दूं, मैंने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी हमेशा लगाई, एंडोथर्मिक। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से रिपल्शन कम हुई, बढ़ी तो नहीं। तो जब कम हुई तो इसकी मैग्नीट्यूड की बात, और पीरियड 2 है तो एनर्जी लगेगी, नहीं है तो नहीं लगेगी। चलो लगा भी लें तो भी हमेशा सम क्या रहेगा? यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा क्या रहती है? बात समझ में आ रही है? ये बात क्लियर है? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव वाला कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वाला कंपोनेंट सिर्फ तभी लगता है जब रिपल्शन बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन निकालने पे रिपल्शन तो कभी बढ़ेगी। बात समझ में आती है? अब आ जाओ जरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के एग्जांपल में। मैं सपोज लिख लूं Cl से Cl माइनस, मेरे लिए फर्स्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करवाने में लगी +1। मेरे आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक लिया तो कितने हो गए? मेरे आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक लिया तो कितने हो गए? मेरे आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक लिया तो कितने हो गए? कहीं ना कहीं डिस्टेंस क्या हो जाएगा? छोटा, रिपल्शन क्या हो जाएगी? और रिपल्शन बढ़ेगी तो एनर्जी, ये सेकंड क्या होगा? माइनस। थर्ड लगेगा तो प्लस, नहीं लगेगा तो। अब बेटा ध्यान से देखना, ये भाई साहब इन दोनों के सम से ज्यादा बड़े हैं तो एक्सोथर्मिक, और छोटे हैं तो यहां पर दोनों पॉसिबिलिटी है
एक्सोथर्मिक भी और, लेकिन इस केस में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज एंडोथर्मिक। पक्का बात समझ में आती है? क्लियर है ये बात? ये बेशक लिखने की जरूरत नहीं है, आगे चलकर समझ में आ ही जाएगा और फिर उसको हम यूज कर लेंगे। क्लियर है बात? पक्का? प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, कोई बैकलॉग है कंप्लीट कर लो, मत स्किप आउट करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद का चैप्टर बहुत अच्छा है, ये मेरे हिसाब से मंडे और एटमोस्ट वेडनेसडे 2 दिन में खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है ना? साथ में फिर क्वेश्चंस करवाऊंगा। अच्छा, एक चीज और बोल रहा हूं, संडे को मैं एक एक्स्ट्रा क्लास रख रहा हूं चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने के लिए। सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊंगा, देख लेते हैं। अगर टाइमिंग्स के हिसाब से किसी का कोई प्लान होगा तो बेशक ऑनलाइन लेना हो तो ऑनलाइन ले सकते हैं, देख लेंगे। आपने क्वेश्चंस करे हुए हैं, दोबारा से रिकॉल हो जाएंगे, सिर्फ सामने देखोगे, सारी चीजें ऑब्जर्वेशन में हो जाएंगी। ठीक है ना? बट प्लीज इसका ये मतलब है साथ के साथ प्रैक्टिस भी करनी है। मेरा हालांकि मन था सैटरडे लेट इवनिंग ऑनलाइन क्लास रखकर करवाने के लिए, कि जब हम लोग बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो ऑनलाइन में कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वो क्लास के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, बहुत सारे एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो देखने के लिए। अगर 1% कल लूंगा तो कल ले लूंगा लेट नाइट, नहीं तो परसों लूंगा नहीं। और अब प्लीज समझना, सबको बोल रहा हूं, देयर विल बी सर्टेन फ्रीक्वेंसीज वेयर वी विल बी कीपिंग सर्टेन ऑनलाइन क्लास ऑन सैटरडे लेट इवनिंग जस्ट टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कोई कंसेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट जैसा अपना रेगुलर चल रहा है वो चल रहा है, सिर्फ पुराने चैप्टर्स को रिकॉल और रिवाइज करवाने के, क्योंकि सितंबर में एग्जाम आने हैं। तो उन एग्जामिनेशन के लिए जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कर सकते हैं हम करेंगे। ठीक है ना? तो एक तरह से आपका वो प्रिपरेशन टाइम है कि सर मैं तो केमिस्ट्री लेकर बैठा हूं, 2 घंटे मैंने पढ़नी है, क्वेश्चन करना है, तो मैं साथ में बैठूंगा। मेरे साथ में बैठने का मतलब क्या है? चलो भाई पहला क्वेश्चन कंप्लीट करने का ट्राई करो, हो गया, नहीं हुआ, चलो बोर्ड पे देखो, ये लो पहला क्वेश्चन, चलो दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं हुआ, चलो ये लो। इस तरीके से 30-40 क्वेश्चन हर सैटरडे लेट इवनिंग में करवाओ। ठीक है ना? अपार्ट फ्रॉम दीज क्लासेस। सर एक बार आज की क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर देना। ठीक है सर जी। कहाँ घूम रहे हो आप लोग? सर मैं सोया लेट था इसलिए आ नहीं पाया था आज। हेलो लक्ष्मी भैया, कैसे हो आप? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर मेरा 16th को केमिस्ट्री का पीरियोडिक है, 20 वाह, मार्क्स। बड़े अच्छे दिन है, प्राउड मोमेंट वाला दिन है ये। चलो, उसमें क्या क्या आ रहा है? सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम फुल चैप्टर और ये वाला पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक भी पूरा आ रहा है? यस सर। ठीक है बेटा, जितना ना मैं तेरे साथ आज जैसे ही हो गया ना, तो फिर एक छोटा सा दो छोटे से आर्टिकल्स हैं, अगर कहे तो मैं तेरे को वीडियो शेयर कर दूं, और ओके सर। अदरवाइज डाउट लेना। हालांकि मंडे वेडनेसडे हो जाएगा, तो बट तेरा मंडे को वेडनेसडे को पेपर है, तो उसके लिए फिर रेस्ट नहीं लेते। बाकी सेकंड चैप्टर तो पूरा कर रखा ना, न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस। यस सर। एक ठीक बार है सर बेटा, मॉड्यूल का कुछ होगा पीडीएफ तो मेरे से भेज डाउट। देना। हाँ यार, मैं तेरे को मॉड्यूल्स का पीडीएफ शेयर करता हूँ, तब तक तेरे पास पहुंचता है वो, उससे बेटर। ठीक है? ओके सर, थैंक यू ओके सर। बेटा, ओके बेटा। आपने लास्ट में थर्ड नंबर 40 एलिमेंट्स